नमस्कार। डीडी यूपी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते यूपी। दर्शकों, प्रकृति में असीम सौंदर्य है और जब हम जरा सा ठहर कर इसको महसूस करते हैं तो ये हमारे मन को असीम शांति और संतुलन देता है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रकृति को अपना सब कुछ मानकर पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में अपना जीवन अर्पित कर देते हैं और योग और प्रकृति को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। उनके बारे में बहुत कुछ बातें जानेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले सफ़र की शुरुआत करते हैं आज के विचार से। अच्छी पर्यावरण नीति ही अच्छी आर्थिक नीति है। जी हाँ, जैसा कि हमने आज का विचार जाना, अच्छी आर्थिक नीति क्यों है अच्छी पर्यावरण नीति? क्योंकि जब हम पर्यावरण में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी तरह से योजनाएं बना के अपने पर्यावरण के लिए हम कुछ अपना एफर्ट देते हैं, तो वो आगे चल के हमारे लिए एक तरह से फ़ायदे का ही सौदा साबित होता है। और दर्शकों, आगे चलते हैं। हमारी जो आज की मेहमान हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। वो एक बागवानी एक्सपर्ट हैं, लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट हैं, प्रमाणित योग शिक्षिका हैं और भी उनके शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं जिनको हम जानेंगे। तो उनके बारे में देखने के लिए चलिए पहले अपने विषय को समझ लेते हैं और देखते हैं एक लघु फिल्म। हरियाली केवल प्रकृति की सजावट नहीं, बल्कि मन की शांति का आधार है। जब हम पेड़ों की छांव में बैठते हैं तो केवल ठंडक नहीं पाते, बल्कि भीतर एक सुकून महसूस करते हैं, मानो सारी थकान पत्तों की सरसराहट में घुल गई हो। पेड़ पौधों से जुड़ना, गार्डनिंग करना, ये कोई शौक भर नहीं, बल्कि ये एक प्रकार की आत्मिक साधना है। जब हम कोई बीज मिट्टी में बोते हैं तो उसके साथ साथ अपनी उम्मीदें भी बो देते हैं। धीरे धीरे जब वो पौधा अंकुरित होता है तो मन भी उसके साथ हरा हो जाता है। जब जीवन की रफ्तार तेज हो जाती है, मन थकने लगता है, विचार उलझने लगते हैं, ऐसे में बस कुछ पल हरियाली के बीच बैठ जाइए। देखिए मन कैसे ठहरने लगता है, सांसें कैसे सहज हो जाती हैं। पेड़ हमें सिखाते हैं देना ही जीवन का धर्म है। वे बिना अपेक्षा के छाया देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं और बदले में बस एक स्पर्श चाहते हैं अपनत्व का। और जब यह अपनापन भीतर उतरता है तो योग उस भाव को स्थिर कर देता है। योग हमें सिखाता है जैसे वृक्ष जड़ से जुड़े रहकर भी आकाश को छूता है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की शांति से जुड़ना है, भले ही जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। हरियाली बाहर की प्रकृति को शुद्ध करती है, योग भीतर की आत्मा को। यदि दोनों मिल जाएं तो शरीर में स्फूर्ति, मन में सुकून और जीवन में संतुलन आ जाता है। ग्रीन लाइफ केवल एक तरीका नहीं, ये एक दृष्टिकोण है जीने का, समझने का और शांति पाने का। क्योंकि जब धरती हरी होती है तो मन भी हरियाली में रंग जाता है और वहीं से शुरू होती है असली शांति। जैसे कि आज आपने देखा, हमारा विषय है ग्रीन लाइफ पीसफुल माइंड। जी, हमारा आज का विषय है ग्रीन लाइफ पीसफुल माइंड और इस विषय पर हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती पारिजात सतपथी जी। आपको हम एक हरित योद्धा के तौर पर जानते हैं। आप गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। तो दर्शकों, हमारे साथ पारिजात सतपथी जी हैं जो एक गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट हैं। उनसे बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले उनसे अपना प्रश्न रखते हैं। मैम, जैसा कि हम लोगों ने जाना आपके बारे में कि आप प्रकृति के लिए काम कर रही हैं, पेड़ पौधों के साथ, बागवानी के साथ, और आपका यदि बैकग्राउंड देखा जाए तो आप गणित और सांख्यिकी जैसे शब्दों से आपने सांख्यिकी जैसे विषयों में आपने पढ़ाई की है। तो ऐसा कौन सा पल आया जब आपने ये ठाना कि आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ना है? नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रकृति को मैंने नहीं चुना जी, प्रकृति ने मुझे चुना। या हम दोनों मतलब एक ऐसे धारा में लिपट गए हैं कि ये नेचुरली और बहुत सहजता से, सरलता से मेरे अंदर आई। मैं बहुत छोटी थी
जब आप याद करते हैं अपने बचपन की, आप कभी कुछ खेल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, आपके कुछ और मेमोरीज होते हैं। मेरी मेमोरीज ऐसे रहते हैं कि मैं बचपन में अपनी नानी के घर पली बड़ी हूँ। तो हमारे तरफ मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा। और वहाँ पे जो हमारे घर के साथ जो एक बागान होती है, सभी के घरों में होते हैं, जो भी हमारे ट्रेडिशनल हाउसेस हैं, उसमें घर के साथ एक गार्डन हुआ करता है, तो उसको हम लोग बाड़ी बोलते हैं। तो मुझे ये याद आता है कि मैं अपने वो बाड़ी में कुछ काम कर रही हूँ, बहुत छोटी थी, 5-6 साल की, या पानी डाल रही हूँ, कहीं से कोई फूल के पौधे लगा रही हूँ, या फिर जो हमारे माली भैया वहाँ पे काम करते थे, तो उनके साथ मैं जाके कुछ ना कुछ पूछती रहती थी, और कि ये पौधे लगा दीजिए, इसमें फूल बड़े अट्रैक्ट करते थे मुझे। तो ये जो सफ़र है, शुरुआत है, वो वहीं से हुई। जब भले ही पढ़ाई अलग विषय में हुई है, लेकिन ये कनेक्शन हमेशा से ही रहा है जी। और जैसे कि आपने कहा कि आपने प्रकृति को नहीं चुना, प्रकृति ने आपको चुना, बहुत सुंदर बात मैम के शब्दों से हमें मिली कि प्रकृति ही स्वयं चुनती है जब आप उसके प्रति प्यार दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं। तो मैम आपका जो एक, जैसे हम देखते हैं आपकी जो प्रोफाइल हमने देखी, आपने हमेशा समग्र और स्थायी जीवन को चुना है। तो इसके बारे में आपका क्या एक दृष्टिकोण है और इसको कैसे हम अपने व्यवहार में ला सकते हैं? बात अगर हम करते हैं समग्र जीवन की और स्थायी जीवन की, यानी होलिस्टिक लाइफस्टाइल, या फिर आपको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, तो इसमें अगेन आप प्रकृति के साथ ही चलते हैं। आपका हर एक चीज़, हर एक दिनचर्या, हर एक एक्टिविटी, आपके शारीरिक, आपके मानसिक, आपके आध्यात्मिक जो पहलुआं हैं उसको वो सफल बनाए हैं, और आप उसके और बढ़ चले। तो इसमें क्या आता है कि आप प्रकृति के साथ ही चलते हैं, और ये साथ ही साथ ऑटोमेटिकली आपके साथ हो जाता है। और आप जब नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ पे देखिए प्रकृति ने किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा है। वहाँ पे हर एक जीव जंतु हैं, वहाँ पे जंगली जानवर भी हैं, वहाँ पे चींटियाँ भी हैं, वहाँ पे बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मिट्टी के अंदर है, जो हमें दिखते नहीं है। सबका साथ है, और सभी बहुत हंसी खुशी रहते हैं और अपना काम करते हैं। तो ये प्रकृति के साथ जब आप चलते हैं तो आपको होलिस्टिक लाइफ और समग्र को साथ में लेके चलना, ये आपको समझ आ जाती है। सही बात है। जैसे कि हम जब किसी भी बागवानी का एक उदाहरण ले लेते हैं, जब हम कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं तो वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी आते हैं, कई बार तितलियां हैं, चींटियां हमें दिखती हैं गमलों में, और या छोटे से जो किसी भी तरह के अर्थवर्म हैं, और ये सब कुछ मिलजुल कर एक ही छोटी सी प्रकृति में अपना जीवन सभी यापन करते हैं ना। बिल्कुल। तो मैम आपकी दृष्टि में अगर हम शाकाहार को देखें और प्रकृति संरक्षण को देखें, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम अगर शाकाहार जीवन शैली अपनाते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, या फिर जो हमारी ज़रूरतें हैं, तो उससे आप बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज के यूज किए हम उसको उगा सकते हैं, और उसका काम हो सकता है। चाहे आपकी पानी हो, चाहे आपका ये एनर्जीज हो, चाहे आपका कार्बन फुटप्रिंट्स है, और जो एमिशंस होते हैं इसमें बहुत कम होता है। वहीं अपोजिट जो शाकाहार नहीं है, वहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा है। बहुत रिसर्च में ये देखा गया है कि शाकाहारी उद्योग में 40 to 50% कम एनर्जी की कम एनर्जी और कम एमिशन होती है उसमें। एंड अगर ये अपोजिट देखा जाए कि जो शाकाहार नहीं है, पशुधन रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे आपकी जल की खपत बहुत ज़्यादा होती है, आपको भूमि बहुत चाहिए होता है, और आपको उतना ही ग्रेन्स भी चाहिए। मतलब ये रिसर्च ये भी कहती है कि जो 2/3 ग्रेन्स है, चाहे आपके मक्का है जो पशु फूड है, तो उसमें 2/3 उनको लगता है, और उनको फीड चाहिए, और कार्बन एमिशन भी उतना ही होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो हमें आंसर तो दिख ही रहा है हमें क्या करना चाहिए। तो शाकाहार चुनने में हमारी प्रकृति के लिए भी जो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल। मैम कई बार हम देखते हैं कि आज बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने, प्रदूषण है, वनों की कटाई हो रही है, और भी बहुत सारे जैसे जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। ऐसे में अगर एक आम नागरिक सोचे कि मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ प्रकृति के लिए, मतलब उसका अपना इनिशिएटिव क्या होना चाहिए जिससे वो भी अपना कुछ योगदान दे सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगी? बिल्कुल योगदान कर सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, इसकी अगर हम अभी बहुत बातें हो रही है और उसके हम परिणाम भी देख रहे हैं। जी। बारिश आपके नियमित नहीं है, कहीं साइक्लोन्स आ रहे हैं, कहीं पर सूखा पड़ रहा है। एक जो सिस्टम था कि इस ऋतु में बारिश होगी, ठंड ऐसा होगा, फिर गर्मी ऐसे होगी, अभी आप इसमें बहुत विलक्षण दिख रहे हैं, बहुत सारा मतलब कोई चीज़ Changes आ रहे एक हैं, सिस्टम जी, नहीं है। बिल्कुल। तो ये सब असर हम देख ही रहे हैं, साथ में हमारी आबादी भी बढ़ रही है, तो हमें ज़रूरत भी उतना है। तो ये सब चीज़ को अगर हम समझ रहे हैं, इस पे मतलब आप नेट में देखेंगे, आप बहुत सारी आपको आम दिन हम न्यूज़ में ये सब पढ़ते हैं। तो लेकिन आम जनता और एक इंडिविजुअल इसमें बहुत कुछ योगदान कर सकते हैं। जी। जैसे मैं एक छोटी सी उदाहरण दूंगी जो मैं खुद करती हूँ, बिल्कुल। जो मैं क्या प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि हम सब भी आम जनता ही है, बिल्कुल, नागरिक है, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारा जो भी एक्शन है, हम क्या डिसीजन लेते हैं जी। और हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, जी। हम कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करते हैं जी, उसमें, उसका असर पड़ता है, उसका प्रकृति असर पर, पड़ता है। बिल्कुल, अभी जी। मैं कुछ दिन पहले एक स्पीच सुन रही थी, एक काफ़ी रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट है, जेन गुडिल करके। तो उन्होंने एक अपने स्पीच में कहा था कि हमारे हर एक इंसान, हर एक प्रत्येक व्यक्ति, जी। उसके जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी दिनचर्या है, जो भी डिसीजन मेकिंग है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट कर रही है। एंड इट इज़ आवर चॉइस, ये हमारा चॉइस रहेगा जी। कि हम किस तरह से इम्पैक्ट करें, जी। हम क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं, मेरी लाइफ की डिसीजन क्या होगी एवरी डे, एवरी सिंगल मोमेंट, कि मैं कैसे, मेरा जो इम्पैक्ट है, मैं जी, कैसे इसको जी। क्या कर सकता हूँ। जी, बिल्कुल। तो हमारे जो एनवायरनमेंट के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो हम अपनी छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो मैं पहले बता रही थी, जैसे मैं अपने लाइफस्टाइल में क्या करती हूँ, जी। तो हम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ नहीं करते हैं, और हमेशा बैग रहता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जी, बिल्कुल, हमेशा यही ज़रूरी है, हाँ, अगर देखा बैग्स जाए तो। हमेशा जी। रहते हैं। नॉट नाउ, लास्ट 15 ईयर्स से मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ, जब से कुछ समझ आता है कि ओके, ये करने से इसका इम्पैक्ट ऐसे होगा, ये नेगेटिव है, तो हमें नहीं करना है। जी। और आपके छोटा सा जगह है, स्पेस की कमी रहती है, तो आप कुछ ना कुछ ग्रीनरी वहाँ पे डेवलप करिए, गमलों में पौधे लगाइए, कंपोस्ट कर सकते हैं, एनर्जी का कम यूज कर सकते हैं। और मैं तो और भी फनी बात बताऊँ, मेरे घर में मैं बड़े मोटे टॉवल्स नहीं यूज़ करती हूँ, हम पतले जो हमारे ट्रेडिशनल गमछा से जी। उसको यूज़ करते हैं। जी। मतलब ऐसे हम छोटी छोटी चीज़ें, बहुत चीज़ें आप बारीक से देखेंगे तो आप ये चेंजेस कर सकते हैं। एंड जो हमारे, अगर एक जन करे, क्योंकि बूंद बूंद से समुंदर सागर बनता बढ़ता है, है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल बहुत बड़ी इम्पैक्ट जी, हो बिल्कुल। सकता जैसे है। कि आपने कहा भी, सिंगल यूज प्लास्टिक अगर हम एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी सोच करके उसका कम कर दे यूजेस, तो एक करके शहर में लाखों घर होते हैं, और इस तरह से जो वेस्टेज निकलता है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हाँ, जिस तरह बिल्कुल, से एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया था। मैं अभी गोरखपुर में हूँ, तो वहाँ मैं कभी कभी मार्केट जाती हूँ सब्जी कुछ लेने के लिए। जी। बहुत सारी सब्जियाँ हम उगाते हैं, कुछ चीज़ों के लिए मार्केट जाते हैं, जी। तो हमेशा बैग रहता है। तो वो लोग भी मुझे अभी पहचान लिए हैं कि नहीं, मेरी मैडम जी जो हैं ये बैग लेके आती हैं। तो मैंने उनको पूछा कि और बगल में मैंने देखा भी कि लोग जो है, अगर मान लीजिए एक फैमिली है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को, एक फैमिली है, वो हफ्ते में 2 बार या 3 बार सब्जी लेने जाती है, छोटी सी बात है, और वो कम से कम और सब्जी वाले का भी ये पर्टिकुलर है, लोग भी अपने कस्टमर जो है वो भी पर्टिकुलर है कि हर एक सब्जियां हमें अलग अलग पन्नी में चाहिए, ताकि मिक्स ना हो जाए, घर पे कम मेहनत करनी हाँ, पड़े। कर पड़े। तो वो हर एक 10-12 पॉलीथीन का पैकेट देता है। तो और डेली उसके पास कितने कस्टमर आते हैं, और डेली हमारे शहर में कितने सब्जी वाले हैं। नॉट ओनली सब्जी, फ्रूट्स हो गया, जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो हम उसको सिंगल यूज प्लास्टिक में लाते हैं। जी। और ऐसे मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया था कि अगर जैसे मान लीजिए 10 लाख एक सिटी में लोग रहते हैं, तो कई करोड़ों प्लास्टिक हम हर महीने यूज़ करते हैं। वो जाता कहाँ है, सोचना चाहिए हमें। बिल्कुल, बहुत गहरी ये सोचने वाली बात भी है। और ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जैसे कि मैम ने बताया कि 10 लाख भी अगर हम मान के चलें, एक दिन में इतने फैमिलीज निकाल रहे हैं, तो ये कहाँ जाता है? पानी में जाता है, हमारी नालियों में डंप होता है, पानी को दूषित करता है, मिट्टी को ख़राब करता है। तो इसलिए ज़रूरत है संवेदनशीलता की, कि आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रूटीन में, अपना जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा हमारी प्रकृति पर, इसको ज़रूर ध्यान दें। तो मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने गार्डनिंग का बहुत
बहुत वर्क किया हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो गार्डनिंग को हम केवल एक सौंदर्य का विषय ही नहीं मानते, बल्कि अगर देखा जाए तो एक जीवन शैली है, जिसको भी Exactly. पसंद है वो अपनी जीवन शैली में इसको उतारता है। तो ये किस तरह से हमें मानसिक और शारीरिक असर देती है, किस तरह से इम्पैक्ट करती है? बिल्कुल देती है। एक तो अगर आप जैसे कहीं एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जी। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थक जाते हैं, फिर आप छुट्टियों में जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं, कहीं आप बीचेस में जाते हैं, नेचर के साथ जाते हैं ना, जी, प्रकृति बिल्कुल। के साथ जाते हैं, तो वो जाना भी सही है। लेकिन अगर आप अपने आसपास, आपका घर हो गया, आपका बालकोनी हो गया, आपका छत हो गया, या आपका बाड़ी यानी आपका जो घर के साथ जो गार्डन है, जी। तो अगर आपने वहाँ पे कुछ हरा भरा वहाँ पे बना दिए, पेड़ पौधे लगाए, कुछ फल के पेड़ लगाए, कुछ फूलों के पेड़ लगाए, कुछ सब्जी उगाए, जी। देखिए सबसे इस तो आपकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी और जो आपको शुद्ध मिलेगा। और अपने यहाँ कोई भी फूल खिला है, कोई फल आ रहा है, सभी ने ये आनंद लिया होगा कि आप जब उसको तोड़ते हो, हार्वेस्ट करते हो, जी। वो एक अलग बहुत सुकून खुशी मिलता है, मिलता वो है, इतना जी, जी। सेटिस्फाइंग होता है, मतलब उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक मैं करेक्ट बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल Then- करेक्ट बोली। जब अपने गमलों से आप फूल तोड़िए या कुछ जो भी आपके फ्रूट्स हैं या छोटी सी धनिया की पत्ती आप ले Exactly. लीजिए, आप जब उसको हार्वेस्ट करते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। तो उससे आपका मतलब मानसिक शांति आपको मिलती है, आपको खुशी मिलती है, आप हैप्पी होते हो। जी। एंड शारीरिक तौर पे आप काम करते हो, गार्डन में, बगीचे में काम करना है, कितना मतलब एक्सरसाइज भी होता है, आप झुकते हो, आप पानी डालते हो, आपको उसकी कोड़ाई करते हो, और आप कोई चीज़ इधर से उधर उठाते हो, सभी में आपकी एनर्जी ही यूज होती है, आपकी एक्सरसाइज भी होती है और मन को बहुत शांति मिलता है। और ये क्या है, इसको ना आप बहुत चीज़ क्या होती है, शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते हैं, ये अनुभव करने वाली बात है, ये फीलिंग्स जी, बिल्कुल। हैं जो इसका आप कोई मोल नहीं कर सकते, अनमोल है। मैम बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं, आजकल सभी शहरों में छोटे छोटे फ्लैट्स में रह रहे हैं या छोटे घर हैं, तो उनके पास एक समस्या है कि गार्डनिंग वो चाहते हैं अंदर से, लेकिन कोई चीज़ उन्हें रोकती है कि मेरे पास स्पेस नहीं है या कहाँ करें, जगह की कमी है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? बहुत सही बात है। अभी हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है और समय की ऐसी मांग में भी है, आप बहुत कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। हम फ्लैट्स में आ गए हैं और हमारे पास स्पेस नहीं है, बट एक सेंटेंस है, जहाँ चाहा है वहाँ रहा भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आपके पास बालकोनी है और आपके पास छत है तो भी आप ब्लेस्ड है। आप चाहे तो 5 गमलों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मैं मानती हूँ कि अभी की जो जीवन शैली है तो बहुत भाग दौड़ वाला है, बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे काम है, समय की पाबंदी तो है ही। जी, जी। बट है क्या, आप अलग अलग काम तो हम करते ही हैं, ऐसा नहीं है। हम सुबह उठते हैं, हम अपने घर के काम करते हैं, हम नाश्ता बनाते हैं, अपने ऑफिस के काम, जी, प्रोफेशनल वर्क, घर के काम सभी करते हैं। जी। तो अगर हम कहीं थोड़ा सा उसमें भी 5-10 मिनट इसको कि एक दिनचर्या में शामिल कर ले कि हाँ मुझे 5 गमले रखने हैं और जो मेरी ज़रूरत है, आप चाहे हम तुलसी जी उगाते हैं हमारे घर, मतलब एक ट्रेडिशन है कि हम तुलसी जी लगाते हैं, उसको पानी देते हैं। तुलसी के पत्ते बहुत फ़ायदेमंद है, सभी जानते हैं। और सूर्य को हम जल चढ़ाते हैं। तो ये सब है क्या, मतलब हम नेचर से और वो एनर्जी से हम जुड़ी रहते हैं, जो एनर्जी है उसके साथ हम जुड़े रहते हैं। तो अगर हम कुछ पुदीना भी उगा ले, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इजीली ग्रो होती है बहुत सारी चीज़ें। और उसको हम मतलब एक आप जब थके हारे आएंगे तो आपको अपने गमले देख के बहुत खुशी मिलेगी। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और क्लाइंट्स हैं जिनके पास जगह नहीं है, और बहुत सारी ये भी समस्याएं हैं कि मेरे यहाँ धूप नहीं आती, छायादार भी लगा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी तो है, संभव है सब कुछ। थोड़ी सी कोशिश करें, छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं और छत का यूज कर सकते हैं। टेरेस गार्डन तो बड़े शहरों में आजकल बहुत लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ग्रुप्स हैं जो इनको हेल्प करते हैं एक दूसरे को। वो लोग छत में फल भी उगाते हैं, कंपोस्ट करते हैं। अच्छा। तो बहुत सारे आप इंटरनेट में जाएंगे तो आपको ये सब बहुत एग्जांपल्स और बहुत नॉलेज आपको मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आपके पास वॉल से वर्टिकल गार्डन भी कर सकते हैं, गमले हैंग भी कर सकते हैं। और मान लीजिए ये भी नहीं है, और मैं कुछ अभी पढ़ रही थी कि बैंगलोर, पुणे, ऐसे और भी शहरों में कई ऐसे खाली स्पेस है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो लाइक माइंडेड है, जिनको नेचर के प्रति कम्युनिटी गार्डन बनाते हैं। एक ऐसे प्रोजेक्ट में हम काम किए थे नागपुर में। एक खाली स्पेस था एंड वहाँ पे जो कॉलोनी के लोग वहाँ जाते थे, सुबह सुबह कुछ सब्जी उगा रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और इसमें आप बच्चों को भी
इन्वॉल्व करिए, बिल्कुल। मतलब मेरा ये बहुत इसको मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूँगी कि अभी हम लोग दूर हो रहे हैं नेचर से, प्रकृति से हम दूर हो रहे हैं, और ख़ास करके हमारे जो अभी के जनरेशन है, तो ये हमारा उत्तरदायित्व है, बिल्कुल, क्योंकि हमको उनको पार्क में ले जाइए, बगीचे में ले जाइए, उनको मिट्टी के साथ खेलने दीजिए, अलग अलग पेड़ पौधे उनको दिखाइए। पत्ते तो सभी है, गौर करने वाली बात है जो पत्ते का हरापन है, एक हरापन दूसरे हरापन से अलग है, बिल्कुल। एक का शेप दूसरे से अलग है, एक का बनावटी दूसरे से अलग है। वैसे ही फ्लावर्स देखिए, मतलब इट्स अमेजिंग, उनको एक्सपीरियंस कराइए, ये बहुत ज़रूरी, ये सब तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम ने बताया कि हमें अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनको भी प्रकृति से जोड़ के रखना है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जितना भी स्पेस है, जैसे कि मैम ने बताया कि अगर आपके पास कम स्पेस है, बालकनी है, तो आप सिर्फ 5 गमलों से भी शुरुआत कर सकते हैं और अपने घर में जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जैसे पुदीने की पत्ती है या तुलसी जी की पत्तियाँ भी, तुलसी की पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी, तो इस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हैं। और बच्चों को ज़रूर जोड़ के रखें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो उनके अंदर संवेदना भी जागती रहेगी, वरना वो कहीं ना कहीं मशीनी युग की तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं। जी, तो मैम अगले सवाल की तरफ हम लोग करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जैसा कि आपने बहुत सारे बड़े संस्थानों में भी गार्डनिंग करी है, लैंडस्केपिंग करी है, वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो ऐसी जगह पे जब आप अपने प्रोजेक्ट करती हैं तो कौन सी बातें बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखनी होती हैं? देखिए, सबसे पहले जो अगर आप प्रोफेशनल लैंडस्केपिंग में आते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको क्या चाहिए, और वहाँ पे स्पेस कितना है, और वहाँ पे वो लोग कितना, उनकी पॉसिबिलिटी कितना है, वो कितना वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मेरा पर्सनली जो मैं जहाँ पे काम करती हूँ, तो बायोडाइवर्सिटी को मैं प्रायोरिटी देती हूँ कि भले ही जगह हो, वहाँ पे ट्री होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बड़े ट्रीज़ नहीं होंगे ना तो हमारी ये सृष्टि भी नहीं रहेंगी, क्योंकि ट्री, पेड़ है तो आपके पास पानी है, पेड़ है तो आपके पास मिट्टी है, पेड़ है तो हवा है, पेड़ से ही जीवन है, तो पेड़ होना बहुत ज़रूरी है। और इसके आप मतलब अमेजिंग, मतलब इसके बेनिफिट, अभी मैं किताब पढ़ रही हूँ, एक एनवायरमेंटलिस्ट जर्नलिस्ट है वो, उनका नाम जोई स्लंगर है, वो द लाइट ईटर्स, मतलब मुझे वो नाम ही इतना प्रोफाउंड और पावरफुल लगा। अभी मतलब सोचने वाली बात है इस नज़रिए, द लाइट ईटर्स कौन है? लाइट को कौन खाते हैं? पत्ते ही खाते हैं, बिल्कुल, क्लोरोफिल वही जीवन है। मतलब आप कोई भी है इस ब्रह्मांड में जो लाइट खा सकता है। तो मैं अभी वो किताब पढ़ रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसमें इमेजिन नहीं कर सकते हैं, तो उसको हुआ तो पढ़ने की प्रयास करिए। देन और बाकी चीज़ें हैं, आपके ट्रीज़ हैं, देन फ्लावरिंग ट्रीज़ हैं, फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ है। फ्रूट बियरिंग क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि बर्ड्स, फ्लावरिंग ट्रीज, बटरफ्लाइज, बीज, क्योंकि हमको सबको साथ लेके चलना है, और जब आपके बीज, बटरफ्लाइज, पॉलिनेटर्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल। और फल रहेंगे तो बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स है कि मंकीज़ का बहुत इशूज़ है, गिलहरी, आपके सब्जी बर्बाद, क्योंकि हमारे वो फलदार पेड़, छायादार पेड़, इनकी कमी हो रही है। तो जहाँ भी मेरा स्कोप बनता है कि मैं ये सब चीज़ें उनमें लगाती हूँ, और जिनकी लाइफ स्पैन, एक चीज़ है कि जिनकी पेड़ की जीवन 50 साल से भी ऊपर हो, तो सजावटी सुंदरता तो हमें करना है, वो तो करना है, वो हमारा मेन कि हमको कैसे ब्यूटीफाई करना है, एस्थेटिकली कितना अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, आप ऐसे घुसेंगे तो आपको एकदम वाव ऐसा फीलिंग आए। बट साथ ही, और ट्री के बिना नहीं होता, जो बैकड्रॉप है उसमें ट्री ही रहती है। तो स्पेस अगर है तो वहाँ पे प्रायोरिटी ये है कि बिग कैनोपी ट्रीज हो, फ्रूट बियरिंग ट्रीज हो, फ्लावरिंग ट्रीज हो, और जिनकी लाइफ स्पैन बहुत बड़े ज़्यादा हो। और हर वेराइटी, हमें 10 वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ नहीं लगाना है, हमको तरह तरह का, मतलब प्रकृति में सभी कुछ है। अगर नेचर ने किसी को, नेचर में कोई है, कोई भी पेड़ है, पौधा है, हर्ब्स है, इवन जो ग्राउंड कवर्स है, सभी को रहना है, तो सभी का जगह है। तो ऐसे प्लानिंग मेरी होती है। हाँ, एग्जैक्टली, हर चीज़ की अपनी एक अलग वैल्यूज है, एंड वो बहुत अपना काम करते रहते हैं। तो ये सभी का जगह आपके बगीचे में होना चाहिए, जितना पॉसिबल है आप उतना उसमें ऐड करिए, आप सबको साथ में लेके चलिए। स्पेस के हिसाब से अगेन प्लान करते हैं, जगह आप ज़्यादा है तो
बहुत बढ़िया, कम है तो उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत वैसे सुंदर बात भी है। और जैसे कि आपने बताया कि जो ज़्यादा लाइफ स्पैन जिनका है, ऐसे बड़े ट्रीज ही हमारी मिट्टी को वही थाम के रखते हैं और वही हमारे बाकी गार्डन को एक तरह से शेल्टर भी देते हैं बिल्कुल। कि उन्हीं की छाया में पूरा गार्डन हमारा डेवलप होता है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखने वाली हैं। हाँ, जैसा कि बिल्कुल। आपके बारे में हमने जाना, बागवानी तो आपका एक शौक है ही, प्रोफेशनली भी आप कर रही हैं और आप एक प्रमाणित योग शिक्षिका भी हैं। आपने योग में भी अभ्यास किया है और बहुत आगे तक उसमें भी शिक्षण लिया है, सिखाती भी हैं। तो आपके लिए आपका क्या दृष्टिकोण है योग के बारे में? मेरा ये मानना है कि योग ओनली आसन्स नहीं है, ओनली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, जी ये एक जीवन शैली है। जी योग का अर्थ क्या है? जोड़ना। जी। आपको आपके शरीर, आपके मन, और आपके आत्मा, चेतना, जी। आत्मा, और योग सबसे ज़्यादा आपके परिवेश के साथ भी आपको जोड़ती है। बिल्कुल। और ये एक जीवन शैली है। योग ओनली आसन नहीं है, योग अष्टांग योग है, उसमें 8 अंग है। जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग है। तो इसका जो पहला 2 है, यम और नियम है, वो हमें ये सिखाती है। यम में ये है कि हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, जी परिवेश के प्रति, समाज के प्रति, एक इंडिविजुअल का कैसा व्यवहार होना चाहिए, कि वो अपने प्राकृतिक जो परिवेश है उसके लिए कैसा व्यवहार हो। जी। और नियम बाद में आता है, सेकंड में है नियम, वो अपने लिए है कि हम खुद को कैसे रखें। देन आसन आता है फिर, क्योंकि जब एक स्वस्थ शरीर नहीं होगा उसमें आप आगे का अभ्यास भी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत एक वाइड सब्जेक्ट है। आप इसके बारे में जितना भी पढ़ेंगे आपको अगेन लगेगा कि अभी कुछ रह गया है। और आप ये अभ्यास करने वाली बात है। आप अभ्यास करते हैं तो नए नए अनुभूतियाँ आपको होती है और आपके थॉट प्रोसेस पे भी ये काम करता है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये सीखने को मिला। और मैं थोड़ा बहुत जो भी सीख पाई, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रैक्टिस करूँ और अपने जो भी इसमें इंटरेस्टेड है तो मैं उनको सिखाऊं। आपने बताया कि किस तरह से योग आपके लिए एक जीवन शैली की तरह है, एक जीवन दर्शन की तरह है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आपसे। आधुनिक जीवन में अगर देखा जाए तो भागदौड़ में एक जो मानसिक सुकून है वो बहुत कम हो गया है। और ऊर्जाओं की बात करें तो ऊर्जा संतुलन भी ज़्यादातर देखा जाए तो डिस्टर्ब रहता है। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसे प्राणायाम हैं या कौन से आसन है जो आप सजेस्ट करना चाहती हैं? देखिए, सारे आसन और प्राणायाम आपकी वही लक्ष्य को निर्धारित करती है कि आपके जीवन कैसे मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से और आध्यात्मिक तौर से शांत हो और आप अपने काम कैसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बस करना क्या है, एक अपने दिनचर्या में शामिल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट भी बहुत है। अगर आपने कुछ आसन करे और प्राणायाम करे तो आसन से आपकी एनर्जी आती रहेगी और प्राणायाम से आप कि मानसिक प्राणायाम का काफ़ी फ़ायदा है। इसमें हम वो बहुत बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है। तो बस आप करके महसूस कर सकते हैं। तो 20-25 मिनट अगर आप दे दिए थोड़े, जैसे बाकी एक्सरसाइज भी होती है तो उसमें कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, देन कुछ आसन हैं। तो पर स्टार्टिंग करना है तो बस स्लोली करना है। बिल्कुल जैसा कि मैम ने कहा कि ये चीज़ें बोलने और बताने से ज़्यादा कहीं महसूस करने की चीज़ें हैं। तो जो भी मैम का वर्क है, इस तरह का जो इनका जुड़ा हुआ अनुभव है, कार्य है, उनकी एक झलक हम एक बार फिर आपके लिए एक फिल्म के तौर पर लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं शॉर्ट फिल्म। कभी कभी कोई व्यक्ति खुद प्रकृति का पर्याय बन जाता है और ऐसा ही एक नाम है श्रीमती पारिजात सतपथी। एक ऐसी शख्सियत जो मानती हैं कि धरती सिर्फ हमारे रहने की जगह नहीं बल्कि हमारा घर, हमारा परिवार है। गणित और सांख्यिकी की दुनिया से निकलकर उन्होंने जीवन का असली समीकरण खोज लिया, जहां संतुलन सिर्फ संख्याओं का नहीं बल्कि मनुष्य और प्रकृति का था। उन्होंने अपने आसपास हरियाली बोई, उन पौधों के साथ बोया प्रेम, अनुशासन और समर्पण का बीज। नागपुर, विशाखापट्टनम से लेकर गोरखपुर तक हर जगह उन्होंने अपने हाथों से ऐसे बाग बनाए जो सिर्फ फूलों से नहीं बल्कि जीवन से भरे हुए हैं।
उनके उद्यानों में सुबह सुबह तितलियां नाचती हैं, पक्षी गीत गाते हैं और हर पौधा जैसे कहता है यहाँ इंसान और प्रकृति साथ साथ चलते हैं। पारिजात जी कहती हैं योग सिर्फ आसन या व्यायाम नहीं, एक जीवन शैली है। जब हम सांस के साथ जुड़ते हैं तो धरती की धड़कन को भी महसूस करते हैं। एक प्रमाणित योग शिक्षिका के रूप में उन्होंने योग और प्राणायाम के जरिए अनगिनत लोगों को स्वास्थ्य और शांति की राह दिखाई। उनका मानना है प्रकृति के साथ सामंजस्य ही असली चिकित्सा है। इसलिए वो रोजाना 2 घंटे अपने पौधों के बीच और 1 घंटा योग के लिए जरूर देती हैं, जहां तन, मन और वातावरण तीनों एक लय में आ जाते हैं। श्रीमती पारिजात सतपथी ने अपने जीवन से साबित किया है कि यदि हम धरती का ध्यान रखें तो धरती भी हमें शांति, स्वास्थ्य और सौंदर्य तीनों लौटाती है। वे सिर्फ बागवानी नहीं करती बल्कि एक जीवंत दर्शन बोती हैं, जहां हर बीज में जीवन का संदेश छिपा है। पारिजात जी जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं प्रकृति की ओर लौटना दरअसल स्वयं की ओर लौटना है। मैम, देखा जाए तो योग और बागवानी दोनों में ही पेशेंस भी चाहिए और डिसिप्लिन भी चाहिए। मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा धैर्य भी आपको रखना ही पड़ेगा और अनुशासन भी एक चलना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बीच कोई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, योग और बागवानी? बात अगर हम योग की और बागवानी की करते हैं, योग हमें क्या सिखाती है कि आपका लाइफ जो है आप पीसफुल हो और आपका शरीर, आपका मन और स्वस्थ रहे। नॉट ओनली आपका फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, बट आपकी चेतना के लेवल पे है। और बागवानी क्या सिखाती है हमें प्रकृति के साथ रहना है। तो योग का जो पहला अंग है, अष्टांग योग का पहला अंग है, उसमें सबसे पहले आता है यम। अगर हम यम में कि हमारा व्यवहार, एक पर्सन, एक व्यक्ति का व्यवहार आपके परिवेश के प्रति, मतलब दूसरे लोगों के प्रति और अपने एनवायरनमेंट के प्रति, यही बताती है। उसके 5 यम के 5 अंग है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अहिंसा क्या बताती है कि हमको हिंसा नहीं करना है। तो ये मतलब इसी में ही सारा रहस्य है कि आप समझ लीजिए कि वो किस लेवल पे जुड़ा है। तो जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बहुत सारे योग शिविर भी आयोजित किए हैं, बहुत जगह आपने इसका प्रशिक्षण भी दिया हुआ है। तो जो हमारे दर्शक हैं, क्या आप उन्हें एक सरल इजी सा मॉर्निंग रूटीन बताना चाहेंगी जो अभी तक बिल्कुल शुरुआत नहीं कर पाए हैं योग की, वो अपने इसको दिनचर्या में शामिल कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि आप 20-25 मिनट समय निकालिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप योग को साथ में अपनाइए। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो योग करिए, अगर आप प्रोफेशनली भी कुछ कर रहे हैं आप योग करिए। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगेन क्या होता है ना, सब कुछ अपने हैबिट के ऊपर है, और जो हम चाहते हैं इसको अगर हम प्रायोरिटी बनाएं कि नहीं, मुझे एक स्वस्थ शरीर चाहिए और मुझे मानसिक शांति चाहिए, और तो फिर आप योग को अपनाएंगे और आप इसको दिनचर्या में शामिल करिए। और इनिशियली आप बहुत धीरे धीरे और अपने शक्ति के अनुसार करिए, कि एकदम से नहीं कि हम बहुत स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जाइए कहीं, और कहीं प्रॉपर गुरु के साथ करिए। और योग का और एक है कि योग हमेशा जो हमारे गुरु है हमें वहाँ सिखाया कि ये आप ग्रुप में करिए और गुरु के निर्देश में करिए। तो ये एक अलग लेवल का मतलब सेटिस्फेक्शन पे क्या शब्द कम पड़ेगा, मतलब एक आपको अलग ही फीलिंग आती है। और इसमें आप ना बहुत इफेक्टिव होता है। आप जब ग्रुप में करते हैं, यदि आप किसी सही मार्गदर्शन के साथ गुरु के सानिध्य में करते हैं और ग्रुप में करते हैं, तो आपको अपनी कमियां भी अच्छे से पता चलती हैं और आप उनको अच्छे से सुधार कर सकते हैं। तो मैम, आपसे अगला सवाल बस यही जानना चाहूंगी कि आने वाले जो वर्ष हैं उनमें आप अपने आप को किस दिशा में और आगे देखना चाहती हैं? बस जो कर रहे हैं वही जारी रहेगा, और इसको कैसे और करेंगे, और क्या क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उस पे काम करेंगे और जो अपना काम है इसको और बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। हमने जाना कि आप प्रकृति से भी जुड़ी हुई हैं, योग से भी जुड़ी हुई हैं, तो अगर एक वाक्य में कहना हो तो प्रकृति और योग को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर एक वाक्य में मुझे कहना है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन सरल, सहज
निरोगी और सुखमय करना चाहते हैं तो योग अपनाइए और प्रकृति के साथ जीना अपनाइए। दर्शकों, जैसे कि आज हमने मुलाकात की श्रीमती पारिजात सतपथी से और इनसे मिलकर, इनके बारे में जानकर हमने ये सीखा कि जितना हम प्रकृति के करीब जाते हैं उतना हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला, हमारे दर्शकों के साथ बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।